आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सनातन को लेके जो मिथ्स हैं उनको काफ़ी बस्ट करते हैं और वो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। कई मामलों में उनकी बहुत एक्सपर्टीज है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक पे। आज रिपब्लिक नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा दिन है सर। रिपब्लिक समिट है आज, तो आर यू एंजॉयिंग द समिट? देखिए, मैंने फिर ये बात कहूँगा कि रिपब्लिक का समिट बहुतों के लिए होगा। इसका समिट और इस चैनल का स्टार्ट से लेके आज तक मैं इसको एक आंदोलन मानता हूँ, एक मूवमेंट मानता हूँ। इसलिए इस समिट के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। मैं सिर्फ ये कहूँ बहुत अच्छा है तो ये मेरे लिए थोड़ा वो होगा, क्योंकि इस समिट में मैं गेस्ट की हैसियत में कभी नहीं आता। मैं खुद फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। इसलिए ये समिट बहुत से लोगों के लिए नया होगा। बड़े सेलिब्रिटीज़ आए होंगे, उनके लिए बड़ा होगा। और जिस दिन से अर्नब का अपना चैनल शुरू हुआ है, उस दिन से मैं बाहर से खड़े होकर के अर्नब जो करना चाहते थे उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं वो तब भी करते थे। और मुझे तो कल बड़ी खुशी हुई कि जिस कारणों से उनको फंसाया गया, जब उनको फंसाया गया तब भी हम 10-5 लोग बिना पूछे इंडिया गेट पे गए, राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन दिया, मूवमेंट खड़ा किया। और कल वो उस पूरे जो उनके दामन पे दाग लगाए गए थे वो उससे आज़ाद हुए। लेकिन जो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टेलीविज़न एक टेलीविज़न नहीं है। कोई टेक्निकल टीम होगी, कोई कैमरामैन होगा। मुझे लगता है कि ये पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों को अगर हम देखें और 100 से छोड़ दें, अगर हम आज़ादी से भी देखें, तो बहुत सारे पेपर्स के बारे में कहा जाता था कि साहब वो आंदोलनकारी पेपर हैं और अखबार ऐसा निकालते, क्रांति करते हैं। तो अर्नब ने वैचारिक क्रांति को जो एक इस्टेब्लिश थी उसको छोड़ करके जो भारत की आत्मा है, जो भारत की सोल थी, उसके बारे में बात करना शुरू की। और जब अंग्रेज़ी वाले राष्ट्रवाद वर्ड बोलने लगे तो समझ लीजिए कि बात ठीक ठाक जगह निशाने पे लगी है। और उसके कारण आप देखें कि आज अर्नब ने इस चैनल को शुरू करते वक्त जो भी इकोनॉमिक दिक्कतें रही होंगी, तमाम सारी चीज़ें रही होंगी, लेकिन एक मूवमेंट खड़ा करके पूरे 50, 60, 70 साल पुराने इस्टेब्लिश चैनलों को, इस्टेब्लिश प्रिंट मीडिया के नैरेटिव को तोड़ दिया है। आज हर प्रोग्राम, हर जगह लोग ये समझते हैं कि सनातन के बारे में टेलीविज़न पे बैठ करके कोई बकवास अगर करोगे तो पब्लिक स्टूडियो के बाहर भी खड़ी होगी। तो ये जो एक इनिशिएटिव था। दूसरा, एंकर्स इस बात में प्लेजर लेते थे कि मतलब कैसे हम हिंदू कोई वर्ड आ जाए तो लोग डर जाते थे, सनातन कोई वर्ड आ जाए तो डर जाते थे। लेकिन धड़ल्ले से लोग सनातन को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, हमारी आस्थाओं को गाली देते हैं, हमारी परंपराओं को गाली देते हैं, हमारी मान्यताओं को गाली देते हैं। बड़ा फैशन था। इट्स बिकम ए फैशन। नो 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 नो, आई एम सेकुलर, तो इसलिए आप हिंदुओं को कुछ भी कह दीजिए, मंदिरों पे कुछ भी कह दीजिए। और ज़रा सा आप मुसलमान के बारे में या ईसाई के बारे में नो नो नो, या तो पहले कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म की एक टर्म थी, फिर बाद में जब मॉडर्न टाइम आया तो उसको इंटॉलरेंट की टर्म निकाली। इस पूरे माहौल में ये रिपब्लिक ने, जो बस में बैठा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो सड़क पे सब्जी बेच रहा है, उसको ये नहीं लगता है, वो ये सोचता है ये कुछ हमारी बात कह रहा है, कुछ हमारी आस्थाओं की। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं जब भी आता हूँ तो आई एम ऑलवेज बी हैप्पी। और बल्कि मैं तो आपके यहाँ फ़ोन करके कह देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मतलब मुझे यहाँ आने के लिए मेहमान बनना, गेस्ट बनना, ये बात अलग है कि आप सब लोग मुझे चाहते भी हैं, लेकिन मैं उतना टेलीविज़न पे आ नहीं पाता क्योंकि मैं लगातार देश भर में अपनी स्पीचेस देता रहता हूँ। तो उसमें पब्लिक से आमने सामने जब बात होती है तब पता चलता है। स्टूडियो में तो आपने कहा, लोगों ने देखा, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं तो 10,000 लोग होते हैं, जब वो देखते हैं और जब वो बात करते हैं तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा आप रिपब्लिक में जो बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये है रीच। अगर टेलीविज़न तो 250-300 देश में चल रहे हैं, ये एक बड़ा बात है। और पुष्पेंद्र जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष बार बार उठाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोग बोलते हैं कि देश में बहुत कम हो गया है, तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उन्हीं ने अर्नब की स्पीच बंद की, उन्हीं ने अर्नब को जेल में डाला और 3 साल बाद वो झूठे साबित हुए। इस देश में प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, इस देश में सनातन को गाली दी जा सकती है, इस देश में मंदिर को गाली दी जा सकती है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या चाहते हैं भैया? आप और क्या? इकलौता भारत में ही? नहीं, बट मैंने ये कह रहा हूँ कि आप किसी और दुनिया के देश में कर सकते हैं। और आप मतलब कोई कोई लाइटर नोट में नहीं कहते। आप इस देश की 80 करोड़ हिंदू सनातनियों की आस्थाओं को
एक सेकंड भी ये नहीं सोचते कि इससे कोई हर्ट हो सकता है हैं, और दूसरों की हर्ट इतनी है कि उनकी किताब की लाइन भी कोई बता दे कि ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आप जम्मू की मस्जिद पे चढ़ के, दिल्ली में चढ़ के सर तन से जुदा कर देते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? हम सनातन के बारे में हमारी हर चीज़ ओपन है। हम कहते हैं अगर देश में अगर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो बात करो ना, कुरान पे बात करो, बाइबल पे बात करो। हमने तो मना नहीं किया, लेकिन आप डिबेट से भागना चाहते हैं। तो सवाल यह है क्या कहते हैं कि आप सिर्फ माइनॉरिटी की आड़ में ले लें, और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इस देश में पारसी, सिख, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये चारों पांचों मिला के टोटल 6% है, राइट? लेकिन 22 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि भारत के अंदर किसने तय किया कि ये माइनॉरिटी में है और ये मेजॉरिटी में है, जबकि यूएन का चार्टर ये कहता है, यूएन का चार्टर 24 ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो भी होगा वो माइनॉरिटी होगा। लेकिन हमारे यहाँ 22 करोड़ लोग माइनॉरिटी में है, और कमाल यह है कि देश सेकुलर है। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ये भी लिखा है, और सेकुलर सोशलिज्म भी लिखा है। लेकिन आप मुझे बताओ, सेकुलर का मतलब अगर लार्जर नोट पे माना जाए कि सब बराबर हैं, सबके राइट बराबर हैं और सबको एक सुविधाएं हैं, यही मानते हैं ना हम लोग। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान में सेकुलर लिखा हुआ है, फिर इस सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है? तो ये तो जब ही हो सकते हैं ना जब स्टेट का रिलीजन तय हो। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश है, तो वहाँ माइनॉरिटी कमीशन होने का, जो माइनॉरिटी हैं उनके स्टेट के रिलीजन में बिलीफ नहीं है, उनका सेपरेट रिलीजन है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन हो कि इस्लामिक स्टेट हो या क्रिश्चियन स्टेट हो, तो भारत तो सेकुलर है। तो फिर इस देश में संविधान ने और संसद ने पिछले 60-70 सालों में हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। और ये डिबेट की चीज होनी चाहिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। संविधान भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपके साथ, संसद भी डिस्क्रिमिनेट कर रही है आपके साथ, और इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है, जो मैं लार्जर बार बार कहता रहता हूं, कि ये किसी इस्लामिक देश में भी नहीं हो सकता, ये दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता कि आपको एक ऐसा कानून बना दिया जाए, और संसद में पास हुआ, 2013 में हुआ, 1995 में नरसिम्हा राव के ज़माने उसमें अमेंडमेंट आया, और संसद में होने के बाद उस पर पब्लिक डिबेट ही नहीं होती। लोग इतना डर गए हैं कि सच को सच कहने से डरते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां आपका स्टूडियो है, अर्नब ने खरीदा होगा या अर्नब किराए पे लेते होंगे, जो भी होगा, वहाँ कुछ लोगों को ये राइट दे दिया गया है इस देश के मुसलमानों को, वो वहाँ आएंगे, ये कहेंगे कि भाई ये ज़मीन जो है हमारी है और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो संसद में जो कानून पास हुआ है उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि उसके ये कहने के बाद कि ये ज़मीन उसकी है, यानी राष्ट्रपति भवन पे भी जाके वो कह सकता है, मेरे अपने प्राइवेट मकान पे भी कह सकता है। वक्फ बोर्ड के 2 लोग जो प्राइवेट बॉडी, वो जाके ये कहें कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है। तो संसद में ये कानून पास हुआ है कि उन्हें कोई कागज़ नहीं दिखाना कि भाई हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपने बना रखा है, बल्कि जिसकी ज़मीन है उसको 48 घंटे में अगर वो जमीन नहीं छोड़ेगा तो संसद के कानून के तहत वो इंक्रोचर, घुसपैठिया कहलाएगा, और ताकत के बल पे उसका सामान बाहर फेंक के उस पर ताला लगा के वक्फ बोर्ड को चाबी दे दी जाएगी। फिर आपके लिए कहा गया कि ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपसे कहा गया वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया, आप उसमें जाके अपनी अर्जी लगाइए। ये दुनिया में सोच सकती है भैया? और इसके तहत पिछले 70 सालों में भारत की लैंड एरिया जो है, पहले नंबर पर रेलवे के पास है, दूसरा डिफेंस के पास, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। कैन यू बिलीव दैट? ये सरकार को मैनिफेस्टो में नहीं लाने चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज को मैनिफेस्टो में नहीं लाने चाहिए। आपका जब वजूद ही खत्म हो गया तो आप जमीन पे कहीं भी खड़े हो जाए, जब आपकी जमीन ही नहीं है, आप मालिक ही नहीं है, तो फिर आप कितने भी करोड़पति हो, आप कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, क्या करेंगे आप उसका? लेकिन इस डिबेट में नहीं, इसको डिबेट करना कम्युनलिज्म है। इसके डिबेट करने से आप हिंदू हैं और मुस्लिम हेटर हैं, तो ये एक अजीब तरीके के नैरेटिव बना दिए हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। तो सच बात सच होती है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भाई मेरे? तो ऐसे कानूनों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। एंड पुष्पेंद्र जी, इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, आपकी तमाम चीज़ों पे एक्सपर्टीज़ है और आप मतलब लोगों में जा के अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक वोटर को, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो या चुनाव सिर पे हैं, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ, इसमें मेरा बड़ा साफ कहना है, देश और राष्ट्र 2 अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग हैं। देश को सरकार चलाती है, सरकार के अधीन जितने भी हैं, चाहे जजेस हो, पुलिस हो, सब पेड कर्मचारी होते हैं।
और सरकार का काम है कि एक भूमि के टुकड़े पे एक देश है, उसको सुरक्षित रखना है, उसके लिए सेना है, उसको चलाना है, उसके लिए पुलिस है, उसमें कानून व्यवस्था का मामला, उसके लिए भी आपने आईबी वगैरह बना रखी है, उसमें न्याय की व्यवस्था है, उसमें जज है। ये सब सरकार के पेड़ा है और ये बहुत छोटे से होते हैं। देश इतना सा होता है, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत कम होते हैं। कुल मिला के 5 करोड़ 10 करोड़ लोग देश को चलाते होंगे जो सरकारी कर्मचारी होंगे। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की सीमा नहीं होती। राष्ट्र को कोई पेड़ आदमी नहीं चलाता। राष्ट्र चलता है आपकी आस्थाओं से, आपकी परंपराओं से, आपकी मान्यताओं से, आपकी सरोकारों से चलता है। क्योंकि आप जब सड़क पे चलती हैं तो आपको कानून मानना होता है। लेकिन घर में आप कब पूजा करेंगी, किसकी पूजा करेंगी, ये आप तय करेंगी, सरकार नहीं तय करेगी। ये नहीं करेगी ना। और कितनी बार करेंगी, आप क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी, सरकार तय नहीं कर सकती है। आप तिलक लगाएंगी, ये सरकार तय नहीं कर सकती। आप चुटिया रखेंगे नहीं रखेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती। तो राष्ट्र बड़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारें आएंगी जाएंगी, कानून बनेंगे, नए बनेंगे, फिर बनेंगे, कुछ खराब होंगे, सड़कें बनेंगी, पेट्रोल महंगा होगा, दाल सस्ती होगी, ये सब चलता रहेगा जब तक ये मानव सभ्यता है। लेकिन हम सब अपनी आस्थाओं के कारण, अपनी परंपराओं के कारण, अपनी सरोकारों के कारण जीवित हैं और वो 1000 साल पुरानी, लाखों साल पुरानी जो संस्कृति है वो हमको जिंदा रखे हुए है, ना कि सरकार के। इसलिए जब सरकार को वोट देने जाएं तो ये सोच के देने जाएं कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की ये दुर्गति क्यों हुई और इस दुर्गति में जो लोग सामने हैं उनको सबक सिखाइए और जो इस सभ्यता को और इस सिविलाइजेशन को पुनर्स्थापित कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। वो कौन है, कहाँ का है, मेरा उस पर लेना देना नहीं है। वोट डालने से पहले सिर्फ इतना ही सोचना है। आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।